हेलो गाइस, आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से इस चैप्टर को समझना। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी जनरल एंट्रीज हैं, बस हमें वही सीखना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं चैप्टर एक्चुअली है क्या और किस बारे में है। देखो, याद है हमने अमाल्गमेशन स्टार्ट किया था, तो मैंने तुम्हें कहा था उसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहने का मतलब क्या होता है, एक कंपनी जिसके कई सालों से या कई पता कॉन्टिन्यूसली टाइम से क्या हो रहा है, वो कई लॉसेस बियर कर रही है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर उसे लॉसेस वो बियर कर रही है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि लॉसेस बियर करने की वजह से पता क्या बोलते हैं, वो कंपनी को पता क्या बोलते हैं, बिल्कुल ये हालत हो गई है कि उसकी लिक्विडिटी खत्म हो गई है। लिक्विडिटी कहने का मतलब उसके पास कैश तो बचा नहीं है। अब उसके पास अगर कैश नहीं बचा तो वो अपने पता क्या बोलते हैं, जो लायबिलिटीज है उसकी पेमेंट कैसे करे। तो मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यही समझने वाले हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें तो अब देखो, अमालगमेशन में तो हमें समझ आ गया था कि क्या हुआ था। एक पता क्या बोलते हैं, कंपनी ने एक दूसरी कंपनी को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। ठीक है, तो एक कंपनी वहाँ बंद हुई और दूसरी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, या फिर दो कंपनी आपस में मर्ज हो गई। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी हालत को सुधारने के लिए क्या किया, या तो वो मर्ज हो जाती किसी और के साथ, या फिर क्या करती है वो अपनी कंपनी को बंद करके कोई नई कंपनी क्या कर लेती है, स्टार्ट कर लेती है। लेकिन अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, यहाँ पे कंपनी ने अपनी हालत को सुधारती है। अब किस तरीके से सुधारती है वही हम इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, पहले मैं इसको रीड करता हूँ और समझते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। देखो, इट इज एन अरेंजमेंट मेड बाय द कंपनीज वेयर बाय द क्लेम्स ऑफ शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज आर ऑल्टर्ड और रिड्यूस। यानी कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी क्या करेगी, कुछ अरेंजमेंट्स करेगी जिसमें क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स के बताए क्लेम्स होते हैं, या फिर बताए डिबेंचर होल्डर के क्लेम्स हैं, या क्रेडिटर या अदर लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटीज हैं हमारे पास, उन सबके जो भी क्लेम्स हैं उनको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे कहने का मतलब है, मान लो क्रेडिटर मेरे 5 लाख के हैं, तो हम क्रेडिटर्स को बोलेंगे कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। देखो, अब रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे कहेंगे कि हम 5 लाख रुपए नहीं दे सकते, तो आप क्या करो, कुछ पता क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज को छोड़ दो। तो अब बता क्या बोलते हैं, मान लो क्रेडिटर्स ने कहा कि बता क्या बोलते हैं, मैं 50,000 रुपये छोड़ने को तैयार हूँ। ठीक है, तो 50 अगर क्रेडिटर छोड़ने को तैयार है, तो अब हमारे पास लायबिलिटी कितनी रह जाएगी, सोच के देखो, 4.5 लाख रुपए लायबिलिटी रह जाएगी। 5 लाख कितना क्रेडिटर्स, अगर 50,000 वो छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज क्या होगी, वहां पे क्या हुआ, लायबिलिटीज रिड्यूस हुई। अगर मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हुई, तुम्हें लगता है मेरा लॉस कम हो जाएगा, तो मेरा लॉस क्या हो गया, कम हो गया। यही सेम चीज डिवेंचर से भी कहते हैं हम, अपने इक्विटी शेयर वालों से भी कहते हैं, प्रेफरेंस वालों से भी कहते हैं कि कुछ कुछ अपना क्या करो, कुछ कुछ अमाउंट छोड़ दो, जिसकी वजह से क्या हो, लायबिलिटी क्या हो जाए कंपनी की, कम हो जाए और उसका लॉस क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, पर अब एक प्रॉब्लम ये आती है। अब तुम कहोगे सर बता क्या बोलते हैं, क्रेडिटर या लायबिलिटीज वाले मानेंगे ही क्यों इस बात के लिए। अब सोच के देखो ना, कि जहां से कुछ नहीं मिलने वाला वहां से कुछ तो मिल जाएगा, तो क्रेडिटर तो यही सोचेगा कि अब कुछ मिलने वाला तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, चलो यार, जो मिलने वाला है मैं उसी को पता क्या कर लूंगा, रिसीव कर लूंगा, तो छोड़ देता हूँ लायबिलिटीज। तो ऐसा यहाँ पर होता है कि वो कुछ लायबिलिटीज छोड़ने के लिए क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई है, पक्का। चलो ठीक है, ये बात फिर बढ़िया हुई हमारी। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, अब यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। सो डैट द एक्यूमुलेटेड लॉस आर रिटर्न ऑफ एंड एसेट्स आर वैल्यूड एट इट्स फेयर। तो इससे क्या होगा, मेरे जो लॉसेस हैं वो राइट ऑफ हो जाएंगे, यानी कुछ हद तक खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, हमारी एसेट्स को भी सही वैल्यू पे हम दिखा देंगे। ठीक है, अब देखो, वैसे तो हमें समझ आ गया कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है उसकी। तो यहाँ पर लिखा है नीड फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो कब कब या किन किन कारणों की वजह से हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले क्या है, जब फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ डज नॉट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू, जब कंपनी की सही पोजीशन के बारे में हमें पता नहीं चल रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, हमें रिकॉर्ड्स को देख के लग रहा है कि इसकी पोजीशन ठीक नहीं है, तब हमें क्या करना पड़ता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। दूसरा, कंपनी जब लॉसेस क्या कर रही है, हैवी लॉसेस सफर कर रही है, अगर कंपनी को कई सालों से लगातार लॉसेस हुए जा रहे हैं, तो भी वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है। ठीक है, ओवर ड्यू आउटसाइड लायबिलिटीज, कह रहा है आउटसाइड लायबिलिटी कहने का मतलब क्या, अगर कंपनी की जो आउटसाइडर लायबिलिटीज है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, और उसकी लिक्विडिटी खत्म हो गई, उसका कैश इतना है नहीं कि वो इनको पेमेंट कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से भी हम क्या करेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ जाती है हमें। ठीक है, और दूसरी चीज है कि हमारी जो बुक वैल्यूज है एसेट्स की, एसेट की जो बुक वैल्यू है वो भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम कर सकते हैं। और हमारी जो शेयर कैपिटल है उसकी मार्केट में वैल्यू तो बहुत हाई चल रही है, पर हमारे पास पैसा नहीं है। यानी कहने का मतलब है, शेयर की वैल्यू वैसे 100 रुपए का शेयर है, पर मार्केट में 1000 रुपए का चल रहा है, 500 का चल रहा है, 400 का चल रहा है, 300 का चल रहा है, पर हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या कोई भी कंपनी कर सकती है। देखो भैया, इतना आसान नहीं है ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना, पहले तो दिमाग में तुम अपनी ये बात घुसा लो। ठीक है, देखो अब ये इतना आसान क्यों नहीं है। देखो सोच के देखो, एक कंपनी अपनी लायबिलिटीज को क्या करने वाली है, कम करने वाली है, तो इतना आसान तो नहीं होता ना, किसी की परमिशन तो चाहिए होगी। तो यहाँ पे क्या होता है
यहाँ पे पता है क्या बोलते हैं, जो कंपनी है यानी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया या डायरेक्टर्स की जो पूरी टीम है, हम उसको पैनल बोल देते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बोलते हैं। तो बोर्ड क्या करेगा, सबसे पहला काम वो पता है क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा, कहेगा कि हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, और वहां से अगर अप्रूव्ड हो जाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है, हाँ आप कर सकते हो, यानी ये कंपनी को बंद मत करो, ठीक है, वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उनसे क्या बोलेंगे, अब तुम अपने रूल्स और रेगुलेशंस तैयार करो, मतलब तुम अपनी, हमें पता क्या बोलते हैं, लिस्ट बना के दो, कौन सी लाइबिलिटीज कम होने को तैयार है, कौन सी एसेट्स बढ़ सकती हैं, वो लिस्ट बना के भेजो, ठीक है। अच्छा, वो लिस्ट फिर हम उसके बाद भेजते हैं कोर्ट के पास, यानी कोर्ट, अब कोर्ट इन द सेंस में हाई कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल, इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनके पास वो क्या भेजेंगे, अपना उस लिस्ट को भेजेंगे। अब वो जो एप्लीकेशन है या वो लिस्ट है किसके पास जाएगी, कोर्ट के पास। अब कोर्ट उसको देखेगा और उसके बाद वो भी उसे क्या करेगा, अप्रूव्ड करेगा, ठीक है। उसको अप्रूव करने के बाद वो क्या करेगा, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर को। उसके अपॉइंट होने के बाद वो ये सारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का काम संभालेगा, ठीक है। अच्छा, तो यानी कोर्ट से अप्रूवल मिलने के बाद ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कोर्ट क्या करता है, सबसे पहले ना यार वो इंस्पेक्टर वगैरह को भेज के वेरीफाई करता है कि हाँ सच में इतनी लाइबिलिटीज कम हो रही है या नहीं हो रही है, ये कंपनी ऐसे ही तो नहीं बोल रही है, ठीक है। ये सब बाहर की बात है, हमें ये सब नहीं सीखना है, ठीक है। हमें उसमें जनरल एंट्रीज सीखनी है, पर लेकिन हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो मैं इसलिए तुम्हें ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जाएगा इंस्पेक्टर, पता क्या बोलते हैं, पता करने के लिए कि ये सारी चीजें जो इन्होंने बोली लाइबिलिटीज कम है या नहीं है, वो उसके लिए पता क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी से भी मिलेगा, पता करेगा उनसे, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। और अगर उनमें उसमें लगता है कि हाँ यार ये लोग सच कह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, कोर्ट भी अप्रूवल दे देता है, ठीक है। तो अप्रूव होने के बाद वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए आगे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब इतनी बात मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गई, तो इसके लिए हम जनरल एंट्रीज के लिए पढ़ें। देखो, अब पहले मुझे थोड़ी सी तुम्हें कुछ चीजें समझानी, तो उसे समझते हैं। देखो यहाँ पे देखो, फोन मान लो, ये मुझे ना, मैं पुरानी वाली बैलेंस शीट बना रहा हूँ, इसको समझना पहले। मान लो ये बैलेंस शीट है, ठीक है। इधर मेरे पास फिक्स एसेट्स पड़ी हैं, मान लो फिक्स एसेट्स पड़ी है मेरे पास 5 लाख की, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास पता है करंट एसेट्स भी पड़े हैं, ठीक है। करंट एसेट्स पड़े हैं मेरे पास 3 लाख के, ठीक है। तो 5 लाख और 3 लाख तो ये हो गया, ठीक है। और मेरे पास लॉस भी पड़ा हुआ है, कितने का, 2 लाख का, ये मेरे पास लॉस हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब इधर आते हैं शेयर कैपिटल। यहाँ पे मेरे पास शेयर कैपिटल पड़ी हुई है, मान लो ये पड़ी हुई है मेरे पास कितने की, 5 लाख की, ठीक है। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास पता क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी पड़ी हुई हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज पड़ी है, मान लो ये भी 3 लाख की पड़ी हुई है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास करंट लाइबिलिटीज भी पड़ी हुई हैं, जैसे क्रेडिटर वगैरह होते हैं, तो ये कितने के पड़े हुए हैं, 2 लाख के। तो देखो अब ये दोनों साइड्स 10 लाख नजर आ रही है, बिल्कुल 10 लाख ही है। अच्छा, लेकिन अब क्या है ना, कंपनी की हालत बड़ी खराब चल रही है। यहाँ पे रीजन क्या है, यहाँ पे 2 लाख का मुझे क्या नजर आ रहा है, लॉस नजर आ रहा है। इस लॉस को मैं खत्म करना चाहता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ से लॉस को खत्म कैसे करूँ, अगर 2 लाख मैं यहाँ से कम करूंगा तो मुझे यहाँ से भी तो कुछ कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करूँ, अगर मान लो यहाँ पे करंट लायबिलिटी वाले ये कहने कि हम 50,000 छोड़ने को तैयार हैं, कितने छोड़ने को तैयार है, 50,000। ऐसे ही ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम भी कितने को छोड़ने को तैयार है, हम भी 50,000 छोड़ने को तैयार हैं। और ऐसे ही शेयर कैपिटल वाले भी कह रहे हैं कि हम 1 लाख से अपने शेयर की वैल्यू को कम करने को तैयार है। तो जरा सोच के देखो, 1 लाख, 50,000 और 50,000, ये टोटल कितना हुआ, 2 लाख। तो यहाँ से 2 लाख कम कर सकते हैं, ये 2 लाख यहाँ से कम हो जाएगा और ये 2 लाख यहाँ से कम हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे कितने के रह जाएंगे, 4.5 लाख, 2.5 लाख, और ये कितना रहेगा, 150। का टोटल करोगे तो 8 लाख आ जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। तो नहीं, बैलेंस शीट मुझे समझ आया किस तरीके से हम लॉस को खत्म करें। तो इस लॉस को खत्म करने के लिए ही सारी चीजें की जा रही हैं, ठीक है। तो अब क्या है ना, लॉस को खत्म करने के लिए, अब देखो सीधी सी बात है कि अब ये सारे लोग जो शेयर कैपिटल है या ये सब लोग हैं, ये अपने राइट को छोड़ेंगे, यानी कुछ हिस्सा अपना छोड़ देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अकाउंट नया ओपन करेंगे जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हम ये नया अकाउंट बनाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, वो प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। अब प्रॉफिट ही हो सकता है, मतलब लॉस भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, पर एज जनरल क्या है, हम इसको प्रॉफिट ही मानेंगे। देखो इस वाले पोर्शन को, ये सारे प्रॉफिट्स ही हमारे, ये प्रॉफिट्स हैं, तभी तो लॉस को खत्म करेंगे, ये प्रॉफिट, ठीक है। तो ये लोग अपने राइट को छोड़ेंगे कुछ कुछ, तभी हम उस लॉस को खत्म कर पाएंगे। तो ये प्रॉफिट्स हमारे पास आएंगे, लॉस भी आ सकते हैं, मैं तुम्हें एंट्रीज में सारी चीजें बताता चलूंगा, ठीक है। तो ये लोग कुछ हद तक तो इसको छोड़ेंगे। तो अब वो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, तो कैपिटल से कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं और कैपिटल रिडक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए मैं जनरल एंट्रीज स्टार्ट करूं, ठीक है। चलो जनरल एंट्रीज को स्टार्ट करते हैं। और गाइज वैसे भी पता क्या बोलते हैं, इतना कोरोना वोरोना हो रहा है बाहर, कम से कम निकलो, दिल्ली में तो दुनिया भर के केसेस आ गए हैं,
इसलिए मैं तो तुमसे यही कहूँगा, घर के अंदर ही रहो। टहलने वहलने तो नहीं निकलते ना सुबह सुबह, कहीं मॉर्निंग वॉक के बहाने बाहर घूमने निकल पड़ते हो, और क्या हो सकता है। और कीर्ति मौसी से मिलना शुरू, मौसी से अभी मिल रही है या छोड़ दिया है? मेरे ख्याल से अभी भी कीर्ति मिलती होगी मौसी से, हो सकता है, मतलब मुझे तो खैर पता नहीं है मौसी से मिलती है नहीं मिलती, क्या पता मिलती हो मौसी से। चलें आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आगे है, देखो सबसे पहले हम लाइबिलिटीज को रिड्यूस करना सीखेंगे। देखो लाइबिलिटीज को रिड्यूस करने का, लाइबिलिटीज वैसे क्रेडिट होती है, उसको डेबिट कर दो वो रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या करा, लाइबिलिटीज को डेबिट कर लिया और किस में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या हो गया, रिड्यूस। तो देखो ये मेरा प्रॉफिट हो गया, यानी जितना उन्हें याद है ना 50,000 रुपये छोड़ दिए थे लाइबिलिटीज वालों ने, तो 50,000 यहाँ आ गए। ठीक है, अच्छा लाइबिलिटी इंक्रीज भी तो सकती है, तो इंक्रीज हो सकती है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर कोई एग्जांपल दो ऐसा कि बता क्या होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज क्यों हो जाएंगी, हम तो कम करने की कोशिश कर रहे थे कि इंक्रीज हो गई। देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरी लाइबिलिटीज क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। देखो मान लो हम क्रेडिटर को पता क्या होता है पैसे देने वाले थे 50,000 रुपये, ठीक है, और हमने अपनी बुक्स में थोड़ी सी गलती कर रखी, हमें पता नहीं चला, और बाद में क्रेडिटर के पास हम पहुंचे कि भैया हमारे कुछ पैसे माफ कर दो। वो पता है क्या था, कहता अरे तुम तो और सामान लेके गए थे, तुमने वो तो रिकॉर्ड में लिखा नहीं है, वो भी लिखो। तो कभी कभी हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज भी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर इंक्रीज हो गई तो फिर लॉस भी बियर करना पड़ता है। पर देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे हम क्या करेंगे, डेबिट तो क्या मैंने बोला था ना, कैपिटल रिडक्शन की जगह पर हम कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, ये दो बात समझ आ गई। अच्छा अब सोच के देखो, अगर मैं एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं तो वो भी तो फायदा है मेरा। देखो यहाँ पर वो भी लिखा है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, तो ये भी मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, पर एसेट्स की वैल्यू कम भी तो सकती है, तो ये लॉस भी तो हो जाएगा, फिर तो उल्टी एंट्री कर दो, कैपिटल रिडक्शन टू एसेट। तो बताओ इन चार एंट्री में कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई डाउट हो ना तो प्लीज बताओ व्हाट्सएप में डाल देना, या फिर बता क्या बोलते हैं कमेंट कर देना नीचे, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आगे की एंट्रीज बताओ, चलो तो आगे की एंट्रीज पढ़ते हैं। तो देखो ये आगे की एंट्रीज है गाइस। देखो कभी कभी क्या होता है कि अब देखो हमारे तो बहुत सारे खर्चे भी तो जाते हैं रिकंस्ट्रक्शन में। अब देखो कोर्ट को मैंने भेजी थी सारी चीजें, एप्लीकेशन वगैरह, कोर्ट की फीस भी होगी, गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए भेजा था, उनकी अप्रूवल फीस भी होगी, तो यार ये फीस वगैरह भी तो पे करते हैं, तो इसको भी तो पता क्या होता है मैं लिखना चाहिए। तो इसके लिए मैं एंट्री हम पास करते हैं, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन में जो खर्चे किए, तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश। तुम्हें लग रहा है ये वैसा लग रहा है रियलाइजेशन जैसा कुछ, एग्जैक्टली यार ये वही है, बस तुम्हें ध्यान से समझना है इसे थोड़ा सा। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा अब नीचे तुम्हें एक वर्ड नजर आ रहा होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब एक्चुअली कंटिंजेंट लायबिलिटी होती क्या है, देखो कई बार हमने इस बारे में बात भी की क्लास में कि पता क्या होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है। देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी के केस में वो लोग अपना राइट छोड़ने को तैयार हैं। अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी वाले कह रहे हैं कि नहीं हम भी पैसे नहीं लेंगे, तो भैया कोई एंट्री नहीं करते। पता है ना क्यों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या है बैलेंस शीट में होती ही नहीं है, तो उसके फुट नोट में लिखी होती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है नोट, दे विल बी अपीयर इन द फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के फुट नोट में, तो वो तो पहले से ही लायबिलिटी नहीं है। अगर वो पहले से ही लायबिलिटी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर वो लायबिलिटी नहीं है तो हमें उसे पेमेंट ही नहीं करना था। तो अब सोच के देखो वो अपना राइट छोड़े ना छोड़े क्या फर्क पड़ता है यार। देखो ना वो तो लायबिलिटी था नहीं, अगर नहीं छोड़ रहे राइट तो फर्क पड़ेगा, पर अगर वो राइट छोड़ रहे हैं तो हम कोई एंट्री नहीं करते उसके लिए। अच्छा ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास कुछ कंटीजेंट लायबिलिटीज के। एग्जांपल क्या है हमारे पास, लायबिलिटी फॉर कोर्ट केसेस, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, कैपिटल कमिटमेंट्स, बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर। देखो कोर्ट केसेस हैं उसकी लायबिलिटीज भी तो हो सकती हैं। जैसे कहने का मतलब है हम कोर्ट केस थे और हमारे ऊपर पता है मान लो किसी पता है कंज्यूमर ने या किसी एम्प्लॉय ने हमारे ऊपर केस कर दिया, ठीक है, कि हमारे से वो क्या मांग रहा है, डैमेजेस मांग रहा है या कंपनसेशन मांग रहा है। अब देखो वो तो कंफर्म नहीं है कि लायबिलिटी देनी ही पड़ेगी, पर मान लो कि कोर्ट ने बाद में क्या दिया कि तुम्हें देना पड़ेगा, तो अब तो कंफर्म हो गई। तो अभी तक तो कोई कंफर्म नहीं है ना, तो उसके लिए हमें कोई एंट्री पास नहीं करते। तो ऐसी कुछ नीचे नजर आ रही है। अच्छा कैपिटल कमिटमेंट्स क्या होता है, बाकी चीजों में नजर आ रही है, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ये भी हमारे फुट नोट में पड़े रहते हैं। मैं आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा था, अरियर्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड के जो हमने कई टाइम से पे नहीं किए हैं, तो वो भी हम क्या कह सकते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज है। कैपिटल कमिटमेंट्स, कैपिटल कमिटमेंट बड़े बड़े वादे कर देते हैं हम। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बोलता हूँ, मान लो कि पता मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ठीक है, और गवर्नमेंट से मैंने पता क्या बोलते हैं मान लो एक ऑर्डर लिया कि हम कोई पर्टिकुलर रोड बना रहे हैं, ठीक है, उस रोड को बनाने का मैंने लिया, तो गवर्नमेंट ने बोला तुम यहाँ से लेके इस पोजीशन तक क्या बनाना, रोड बना देना। हमने का वादा कर दिया कि हम बना देंगे, ठीक है, और मान लो किसी भी कारण से हम उस रोड को नहीं बना पाए, तो अब सोच के देखो हमें तो गवर्नमेंट को भी डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, तो वो भी तो क्या है कंटीजेंट लायबिलिटी है। ऐसे कुछ बिल्स हैं जिसको हम पहले से डिस्काउंट करा लेते हैं, ठीक है, मतलब मैच्योरिटी से पहले हमने क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। पर क्या कंफर्म कह सकते हो कि ड्रॉइव्स का पैसा दे देगा, ये भी नहीं पता होता कि ड्रॉइव्स का पैसा देगा या नहीं देगा, ठीक है, तो वो भी कंटीजेंट लायबिलिटीज बन सकती है। तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप तुम्हें ये सारी चीजें क्या हो रही होंगी, समझ आ रही होंगी। ठीक है, लाओ
तो अब सोच के देखो कि अगर पता है क्या बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी इज टू बी सेटल्ड, और अगर मान लो अब ऐसा हो जाए कि मुझे कंटीजेंट लायबिलिटी को पेमेंट करना ही पड़ेगा, यानी कि मुझे उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी कंटीजेंट लायबिलिटी वालों की, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल सेम एंट्री ये वाली पास कर देंगे जो हमने एक्सपेंसेस के लिए की थी। देखो ये तो लायबिलिटी पहले से ही नहीं था ना, लायबिलिटी नहीं था, लायबिलिटी तो था नहीं हमारा, अगर ये लायबिलिटी नहीं था तो अब तो कंफर्म हो गया कि लायबिलिटी है, तो इसके लिए अब पेमेंट हम कर देंगे। ठीक है गाइस, ये नोट्स लिख लेना। ठीक है चलो तो आगे बढ़े। देखो गाइस, अभी हमने लायबिलिटीज वगैरह की बात कर ली, पर याद है मैं तुमसे कह रहा था शेयर्स कैपिटल भी तो अपने राइट छोड़ देती है। तो देखो अब वो अपना राइट कैसे छोड़ते हैं, वो अपनी फेस वैल्यू को कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, देखो उनकी जो पुरानी वाली फेस वैल्यू थी, मान लो वो 10 रुपये थी, पुरानी वाली फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये। ठीक है, अब पुरानी वाली फेस वैल्यू के हिसाब से वो लोग क्या कर रहे हैं 10 रुपये थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं नहीं हम 5 रुपये पता क्या क्या करेंगे, अब हमारा नया वाला शेयर कितने का होगा, 5 का होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 5, और उन्होंने 5 रुपये कर दिए, छोड़ दिए, तो ये मेरा फायदा हो गया। तो ऐसे इस तरीके से भी होता है कि वो लोग हम क्या करते हैं, उनकी जो पता क्या बोलते हैं वैल्यूज थी उनको कम कर देते हैं, यानी कि हमने लिए तो उनसे 10 रुपये थे, ठीक है, पर हम कह रहे हैं कि तुम्हारा शेयर अब 5 रुपये का है, 5 रुपये हमने क्या कर लिए, यूज कर लिए किसमें, कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है, तो ये ऐसा भी हो सकता है। अच्छा अब देखो ये सारी लाइबिलिटीज, अब ये सेम चीज पता क्या बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर के साथ भी हो सकती हैं। देखो नीचे लिखा है सिमिलर एंट्रीज कैन बी जनरलाइज फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर ऑल्सो। ठीक है, डिवेंचर और इनके लिए भी हम ये सेम एंट्रीज कर सकते हैं, यानी कि पुरानी वाली फेस वैल्यू वालों को डेबिट कर लेंगे और नए शेयर्स उन्हें क्या करेंगे, इशू कर देंगे। तो यहाँ कहने का मतलब हो गया नए शेयर इशू। ठीक है, तो ये भी हमारे फायदे की तरह ही है, उनकी वैल्यूज को हमने क्या कर लिया है, कम कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब ये सारे प्रॉफिट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब इस प्रॉफिट्स की वजह से हम क्या करेंगे, अपने लॉस को खत्म करेंगे, यार ना उसी को राइट ऑफ कर रहे थे। देखो तो कैपिटल रिडक्शन टू लॉस, यानी टू पीएनएल लॉस, इसको सरप्लस भी बोलते हैं हम, सरप्लस। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पड़े हो तो उसको भी हम राइट ऑफ कर लेंगे इसी कैपिटल रिडक्शन से। और अगर कोई इंटेंजिबल है, देखो गुडविल वगैरह, याद है मैं तुमसे कहा था कि लॉस की तरह ही होती है, तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, उसको भी राइट ऑफ कर देंगे। और कोई अंडर राइटिंग कमीशन पड़ी हो तो उसको भी क्या कर लेंगे, राइट ऑफ कर लेंगे। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, अब इन चीज़ों को राइट ऑफ कर लिया हमने, तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया। पर याद है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी तो हम प्रिपेयर करेंगे, और उसको प्रिपेयर करते वक्त मान लो अगर कुछ बैलेंस बच गया, कोई बैलेंस बच गया, तब क्या करेंगे। तो इसकी आगे हम यानी 10th, ये जो नीचे नजर आ रही रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट विल बी क्लोज, ये हम आगे वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलो बाय, तुम इतना खत्म करके रखना, फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे। और प्लीज इसे ध्यान से समझ लेना, कोई डाउट आए तो मुझसे पता है पूछ लेना। चलो बाय, सी यू सून।